हेलो एवरीवन। सूर्यालोक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम मोहित शर्मा है और आज हम सितंबर मंथ के कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके जुड़ते हुए जो फैक्ट्स होंगे, जीके का पार्ट होगा, वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हमें लो एंट्रेंस एग्जाम में क्या करते हैं, करंट अफेयर्स तो पूछते ही हैं, साथ में क्या होता है, उसका स्टैटिक पार्ट भी होता है। तो ऐसे ही जो भी उसके साथ स्टैटिक पोर्शन बनता हुआ वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो जाएगी और उसके साथ जुड़ते हुए जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट न्यूज है, विच कंट्री होस्टेड द 25th एससीओ समिट 2025। कौन सी कंट्री है जिसने एससीओ की 25th, नंबर भी याद रखना है आपने, 25th एससीओ समिट होस्ट की है। ऑप्शन ए इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, ईरान। हाँ जी, इस आंसर को जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं एससीओ के रिगार्डिंग। मीटिंग होस्ट की है किसने, चाइना ने। चाइना ने कहाँ पे, तियानजिन एक जगह है चाइना में, वहां पे क्या की गई है, मीटिंग को होस्ट किया गया है। और चेयर किसके द्वारा की गई है, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग जी, उनके द्वारा की गई है, मीटिंग को चेयर किया गया है। ओके, और पार्टिसिपेट अगर पूछेंगे कि इंडिया से पार्टिसिपेट किया है, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इंडिया से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। लेकिन होस्ट किसने की थी, तियानजिन चाइना में। और कुछ हाइलाइट्स देखते हैं कि ये मीटिंग किसके लिए की गई थी। देखो, इसका मकसद क्या था, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, कि ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस, आपको पता ही है कैसे होती है, उस लेवल पे गवर्नेंस करने का एक इनिशिएटिव था, जिसमें क्या किया गया था, प्रपोज्ड टू प्रमोट सोवरन इक्वालिटी। क्या पर्पस था, कि प्रमोट करनी है क्या, सोवरन इक्वालिटी, और प्लान टू क्रिएट एससीओ डेवलपमेंट बैंक। और क्या बात की गई है इसमें, कि जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, एक वर्ल्ड बैंक बनाया हुआ है, ऐसे किसकी बात की गई है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले बात करते हैं कि एससीओ, एससीओ की फुल फॉर्म क्या है। एससीओ स्टैंड्स फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, एससीओ की फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कि हेडक्वार्टर किधर है इसका। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। कहां पे, बीजिंग चाइना। कहीं आप एससीओ यानी कि संघाई से भी, इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई को टिक मत कर देना अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो। कहां पे है, बीजिंग चाइना। चलो आगे, जो इसके रिलेटेड और फैक्ट्स हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, वो हम नेक्स्ट कवर करते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। चलो सबसे पहले देखो, संघाई 5 बनी थी, संघाई 5 कौन से ईयर में, 1996 में। कब, 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, क्या, संघाई 5। ठीक, इसमें कौन सी कंट्रीज थी, आपसे ये भी पूछ लेंगे कि जब संघाई 5 बनी थी इसमें कंट्रीज कौन सी थी। इसमें कंट्रीज थी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और रशिया, चाइना एंड तजाकिस्तान। ये क्या थी, इसमें कंट्रीज थी। नाम से ही पता चलता है संघाई 5, यानी कि इसमें कितनी, 5 कंट्रीज थी। इसको याद कैसे करेंगे, के ऊपर स्क्वायर लगा के आरसीटी, आरसीटी यानी कि कभी आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, ऐसे ही कुछ नेमोनिक से हम हर एक चीज को याद कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, के स्क्वायर आरसीटी, यानी कि आपने 2 बार क्या करवाई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराई। के से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना और तजाकिस्तान। ये क्या थी, 5 कंट्रीज जब ये कंट्रीज बनी थी। चलो अब
अब देखते हैं कि इसके बाद SCO नाम इसका कब पड़ा। SCO नाम इसका कब पड़ा? SCO 2001 में। 2001 में ऐसा क्या हुआ था जब उज्बेकिस्तान ने 2001 में इसको ज्वाइन किया था। किसको? संघाई 5 को ज्वाइंड संघाई 5। तो इसका नाम क्या पड़ गया? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर जरूर याद रखना, इसका हेड क्वार्टर किधर है? बीजिंग, चाइना। चलो ये इसकी हिस्ट्री होगी। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये बन जाते हैं कि SCO में कौन सी कंट्रीज है। SCO में कौन सी कंट्रीज है। अब कंट्रीज देखते हैं वन बाय वन करके, और उसको याद करने का हम क्या नेमोनिक देखेंगे कि कैसे हम उस कंट्रीज को नेमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं। चलो हाँ जी, कंट्रीज को याद करने से पहले मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा कि हम उसे कैसे याद करते हैं। चलो, इंडियन, इसकी ट्रिक क्या है? इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। के ऊपर क्या लगेगा? स्केयर, जो स्टार्टिंग में ही था। के ऊपर क्या लगेगा? स्केयर, जो स्टार्टिंग में ही था। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। इंडियन से इंडिया, क्या? इंडिया। टी से तजाकिस्तान। आर से रशिया। यू से उज्बेकिस्तान। सी से चाइना। के से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। आई से ईरान। पी से पाकिस्तान। पी से पाकिस्तान। हाँ जी, कितनी कंट्रीज होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन SCO में 10 कंट्रीज है। एक और कंट्री ऐड हुई है, उसका क्या नाम है? बेलारूस। क्या? बेलारूस। चलो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि बेलारूस कौन से ईयर में SCO को ऐड किया गया था। बेलारूस को कौन से ईयर में SCO में ऐड किया गया था, ये आप कमेंट करके बताओगे। चलो अब याद रखोगे इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान की इंडिया का एक ट्रक है, वो कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में। इससे क्या मिल गया हमें? SCO कंट्रीज को याद करने की ट्रिक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बार आप मैप में भी देख सकते हो। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को कब ज्वाइन किया था? ये किया था 2017 में। कब? 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड SCO। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड SCO इन विच ईयर 2017। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। 2027 तक कौन है अटॉर्नी जनरल जो कि रीअपॉइंट किया गया है? अपॉइंट नहीं बच्चों, रीअपॉइंट, यानी कि पहले भी वही थे, अब भी उनको क्या किया गया? रीअपॉइंट किया गया है। और देखिए सबसे पहले के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी एंड आर वेंकटरमणी एंड नोटा, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, इसको देखने से पहले हम अटॉर्नी जनरल के बारे में देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाँ जी, इसका कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? इसका मेंशन है आर्टिकल 76। 76 आर्टिकल क्या कहता है? हमारे पास इंडिया का क्या होगा? एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देगा और क्या करेगा? केसेस होते हैं जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी हो, स्टेट के बिहाफ पे, स्टेट यानी कि कंट्री के बिहाफ पे, तो क्या बोलेंगे इसको?
अटॉर्नी जनरल। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जी के द्वारा अटॉर्नी जनरल को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 76। और अटॉर्नी जनरल की कुछ पावर्स हैं, अटॉर्नी जनरल की कुछ पावर्स हैं, वो कौन से आर्टिकल में आती है? अंडर आर्टिकल 88। अंडर आर्टिकल 88 क्या आती है? पावर्स, पावर्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल, पावर्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल, जिसका कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 76 में, कि हमारा क्या होगा? एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जी के द्वारा। और आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है? और इसके अलावा ये तो बनेगा ही बनेगा, किसको रीअपॉइंट किया है? जो कि पहले भी थे उनको रीअपॉइंट किया है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो कौन सी बॉडी है जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इन इंडिया? एक तो वो हो सकती है, ऑप्शन में आएगा, अटॉर्नी जनरल होगा, कैग होगा, सोलिसिटर जनरल होगा और एडवोकेट जनरल होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। चलो अब देखते हैं न्यूज पे कि कौन है जो रीअपॉइंट किया गया एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कब तक? टिल 2027 तक। ये है आर वेंकट रमानी जी। क्या है? आर वेंकट रमानी जी को क्या किया गया है? अपॉइंट, फिर से रीअपॉइंट किया गया एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देख सकते हो आप, ये है आर वेंकट रमानी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील आर लोकेटेड इन विच स्टेट? हाँ जी, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? हाँ जी, इसका आप आंसर जानने से पहले ये क्या है? सबसे पहले ये क्या है? दो, एक झील है, एक वेटलैंड, यानी कि इन दोनों को कुछ वेटलैंड्स हैं। कहाँ पे हैं ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये जो दो वेटलैंड्स हैं इनको कहाँ पे ऐड किया गया है और कौन सी स्टेट से है? हाँ जी, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये देखो, ये है 2 वेटलैंड्स। कहाँ से? फ्रॉम बिहार। बिहार से हैं ये वेटलैंड्स। इनको क्या किया गया है? एक रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट्स में ऐड किया गया। किनको? 2 वेटलैंड्स को। किस किस को? गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील को। कहाँ पे? रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। हाँ जी, ये रामसर है क्या? ये रामसर क्या है? रामसर एक जगह है। कहाँ पे? ईरान में। रामसर एक जगह है। कहाँ पे? ईरान में। रामसर ईरान में जगह है। वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। कब? 1971 में। 1971 में क्या हुई थी? एक मीटिंग हुई थी। क्या हुआ था कि हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड एक्चुअली क्या होता है कि एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए क्या होते हैं? वेटलैंड बहुत जरूरी होते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड्स होते हैं। तो ऐसे ही इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए तो रामसर साइट्स में 2 साइट्स को, रामसर कन्वेंशन में 2 साइट्स को ऐड किया गया। वो कौन सी हैं? गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील, जो कि कहाँ पे है? बक्सर। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में, जहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर भी हुई थी। और कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। ये 2 जगह पे क्या है? 2 वेटलैंड्स है। कौन सा? गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। अब क्या सबसे ज्यादा, मतलब यानी कि बिहार में ही है क्या वेटलैंड्स? कितने हैं? कितने वेटलैंड्स है बिहार में? और ये टोटल हैं 5 वेटलैंड्स। कौन सी स्टेट में? बिहार में। कौन सा? कन्वल लेक, नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस कब साइन हुआ था? ये 2 फेब 1971 को। कहाँ पे? रामसर। कहाँ पे है जगह? ईरान में। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की क्या कैपिटल है? तेहरान। तेहरान में क्या हुआ था ये? यानी कि रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे क्या हुआ था? ये वेटलैंड कन्वेंशन को साइन किया गया था। लेकिन फोर्स में कब आया था? कब स्टार्ट किया गया था इसको? 21 दिसंबर 1975 को। और इंडिया में अब इन दोनों को मिलाकर कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स कहाँ पे हैं?
तमिलनाडु में कितनी है 20। आपसे ये भी पूछ लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट इंडिया की कौन सी स्टेट में है। हाँ जी, तमिलनाडु कितनी 20 साइट्स, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश कितनी 10 रामसर साइट्स। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हो कि वेटलैंड कैसे होते हैं। ये देखो, ये बीच में एक तरह से जमीन है दलदली सी, उधर भी पानी इधर भी पानी, और बीच में थोड़ा बहुत लैंड होएगा। ऐसे ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब, वेटलैंड डे कब, 2 फेब को। कब, 2 फेब को। जिस टाइम क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुई थी, यहाँ पे ये साइन की गई थी रामसर कन्वेंशन, तब किया गया था वेटलैंड्स, मतलब यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था। कब, 2 फेब। फर्स्ट कब दिया गया था, 1971 को। ठीक, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 2025 की जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो क्या थी। थीम आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक, चलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क। हाँ जी, कौन सी स्टेट का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में ऐड किया गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सी स्टेट का है। सबसे पहले ये आंसर जानने से पहले हम देखेंगे कि बायोस्फीयर होता क्या है। चलो बायोस्फीयर देखते हैं क्या होता है। चलो बायोस्फीयर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, एक लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और इसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। देखो ये क्या है, लिथोस्फीयर क्या होता है, जहां पे लैंड हो, धरती पे क्या हो, लैंड हो। वर्ड्स को देखेंगे, लिथोस, लिथोस मीन्स लैंड, लैंड रॉक्स, जहां पे ये चीजें हो क्या हो, लिथोस्फीयर होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी। ठीक, पानी हो जहां पे, और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर हो, यानी कि इससे इन चीजों के बीच में जो चीज है ये क्या है, बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्यों है, यहाँ पे ये सभी चीजें क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं एक जगह पे। कौन सी, लिथोस्फीयर कर रही है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इनके बिना क्या जीवन है, नहीं है। बायो का मतलब ही क्या होता है, बायो, बायो मीन्स लाइफ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो ये रीजन क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक, चलो हाँ जी देखते हैं। कोल्ड डिजर्ट कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये क्या किया गया, ऐड किया गया किसमें, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, WNBR किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि यूनेस्को एक UNO की बड़ी बॉडी है, जो कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, UNO की बॉडी है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, UN कब इस्टेब्लिश हुआ था, और यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और एनिमल्स कौन से मिलते हैं इधर, स्नो लिपर्ड, हिमालयन इबेक्स, हिमालयन वोल्फ एंड रेड फॉक्स। हाँ जी, और एक ये क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इंडिया में है जी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। रिजर्व क्या है, यानी कि सरकार के या यूनेस्को के द्वारा एक लैंड का कुछ एरिया है जिसको क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाता है। किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ना हो सके, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, ताकि हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए क्या कर दिया जाता है, कुछ एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है। ऐसी क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे ही हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको अब किस में ऐड किया गया है, एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी, अब इंडिया में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि इंडिया में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एक बार उसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है कोल्ड डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। ठीक, कैसे याद रखोगे? जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सारे देवों का, ऐसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसी उन बहुत सारे देवों की क्या है? एक देवी है, कौन सी? नंदा देवी। और कौन सा सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। ऐसे याद रखना कि सिक्किम में एक लड़की है, कौन? कंचन। और दिहांग और दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद असम में आता है कौन सा? मानस। दिब्रू सेखोवा कहाँ पे है ये? असम में दो हैं, मानस और दिब्रू सेखोवा। कहाँ पे है? असम में। ठीक, उसके बाद आता है मेघालय में। मेघालय में कौन सा है? नोकरेक। ऐसे याद रखना, मेघा है एक लड़की है, उसका कितने नौकर है? एक नौकर एक। कहाँ पे? मेघालय में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा? सुंदरबंस। ये कैसे याद रखोगे? वेस्ट बंगाल में क्या है? सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है, तो ऐसे याद रख सकते हो। आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो। और उड़ीसा में कौन सा है? सिंपलीपल। सिंपलीपल कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के लोग कैसे होते हैं? सिंपल सिंपल से होते हैं ना। ऐसे याद रखना कि उड़ीसा में क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के लोग कैसे होते हैं? अंधे होते हैं। अंधे होते हैं, अंधे हैं नहीं, वैसे बोल रहा हूँ याद करने के लिए। अंधे होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? शीशा, शीशा वगैरह यानी चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या? शीशा चिलम, शीशा चिलम। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। उधर इधर आ जाओ अभी, ग्रेट निकोबार में। कौन सा है? ग्रेट निकोबार, जो कि कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। चलो उधर, इसके बाद अगस्त मलाई। अगस्त मलाई कहाँ पे? तमिलनाडु एंड केरला में। ये कैसे याद रखोगे? ये ऐसे याद रख सकते हैं हम कि अगस्त के महीने में केरला के लोग कोकोनट से क्या निकालते हैं? मलाई वगैरह निकालते हैं। ठीक, उसके बाद नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक, उसके बाद अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश में और कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ मध्य प्रदेश में। याद रखना 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कैसे याद रखेंगे? PAP पाप। कैसे? PAP पाप। मध्य प्रदेश के लोग क्या करते हैं? पाप। एक कौन सा आएगा? पन्हा। एक कौन सा? अमरकंटक। और कौन सा? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। एक सीक्वेंस सा बन रहा है ना, ऐसे याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग पाप करने के बाद मड़ी में जाते हैं, क्या करने के लिए? अमर और फना होने के लिए। फना से पन्हा, अमर से अमरकंटक और मड़ी से पंचमढ़ी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। 56th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। की जो 56th मीटिंग है किसकी? GST काउंसिल की, कौन सी सिटी में हेल्ड की गई है? हाँ जी, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जैसलमेर या मुंबई। ये देखने से पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। GST काउंसिल किसके द्वारा मीटिंग होल्ड की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? हाँ जी, सबसे पहले ये मीटिंग किसके द्वारा चेयर की जाती है? ये चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मल सीतारमन जी के द्वारा। यानी कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी क्या करते हैं? इसको चेयर करते हैं, जो कि क्या है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। और यहाँ पे क्या किया गया इस मीटिंग में? अबॉलिश किया गया किसको? 12% रेट को। 28% जो GST स्लैब रेट्स थे ना, इनको क्या कर दिया? 2 रेट्स को अबॉलिश, और न्यू रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि सिंप्लीफाइड किया गया है। कौन सा? 5%। किसके लिए? इसेंशियल गुड्स के लिए। और 18%, 5% एंड 18% इसेंशियल गुड्स के लिए क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, जो कि सिंप्लीफाइड रेट्स रहेंगे। प्लस 40% किसके लिए? फॉर लग्जरी सीन गुड्स, जैसे कि तंबाकू, प्राइवेट एयरक्राफ्ट एंड एक्सेट्रास, यानी कि अमीर लोगों के लिए और कुछ जो तंबाकू वगैरह का यूज करते हैं उनके लिए कितना GST? 40%। और नो GST किसके ऊपर? लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। और कुछ ऑल एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनके लिए एंड GST रिड्यूस्ड कर दिया 5% तक। ठीक, जैसे कि बटर, घी, मिल्क, चॉकलेट और भुजिया एक्सेट्रा। उसके बाद GST काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। GST काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट करके, कौन सी? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या किया गया था? ऐड किया गया था। किसको?
जीएसटी काउंसिल एक बॉडी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 ए। कौन सी आर्टिकल के अंडर? 279 ए के अंडर क्या कर दिया गया था? इसको ऐड कर दिया गया था। और आप लोग बताओगे कि जीएसटी कैसा टैक्स है? बच्चे जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है सरकार के द्वारा। क्या बोलते हैं उसको? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है और कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर? चलो जी। हाँ जी, ये मीटिंग कहाँ पे होस्ट की गई थी बच्चे? ये की गई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, जो जहाँ हमारी क्या है? इंडिया की कैपिटल है, जहाँ हमारे भारत की क्या है? कैपिटल है। वहाँ पे क्या की गई थी? ये मीटिंग को होस्ट किया गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हाँ जी, ओजोन डे हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ओजोन के बारे में देखते हैं कि ओजोन क्या होती है। ओजोन बच्चे एक लेयर है जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज आती हैं सन से, हमें उनसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, जो कि एटमॉस्फेयर की, ये भी पूछ लेंगे कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ये मिलती है? कौन? ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में? सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स देख लेते हैं। देखो, इसको याद करने की क्या ट्रिक है? ईट मोस्ट। ईट मोस्ट सबसे पहले क्या आती है? ऐसे चलना है हमने। देखो, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ओ यानी कि ओजोन। इससे हमें ये पता चल गया कि जो एस के साथ ओ है उससे क्या? ओजोन। तो ओजोन कौन सी लेयर में होती है एटमॉस्फेयर की? स्ट्रेटोस्फेयर की। उसके बाद मीजोस्फेयर। क्या? मीजोस्फेयर। उसके बाद थर्मोस्फेयर। उसके बाद एक्सोस्फेयर। क्या? एक्सोस्फेयर। यहाँ पे क्या मिलती है? यानी कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में। ये क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर है। ये बच्चे ई से कुछ भी नहीं है, जो कैपिटल लेटर्स में सिर्फ उनसे डिनोट हो रहा है, तो ई से कुछ नहीं है। तो एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होगी? एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। कितनी? 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में से कौन सी लेयर में है? ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, चलो जी। हाँ जी, अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये क्या है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओजोन डे। हाँ जी, जो ये 6 हाँ जी, तो 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया था। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये बच्चे थीम हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और ओजोन लेयर कहाँ पे? जैसे आपको बता दिया कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये प्रोटेक्ट करती है किसे? हार्मफुल यूवी रेज जो सन से आ रही हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इंडिया ने या वर्ल्ड लेवल पे कुछ किया गया है? हाँ जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था। कब? 1987 में। क्या किया था इसमें? टू स्टॉप दी प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर सब्सटेंसेस। जो क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक, उसकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था? कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे? एक जगह है। कहाँ पे? कनाडा में। वहाँ पे क्या किया था? एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखना, ओ से मोंट, मोंट यानी कि ओजोन, ओजोन लेयर, ऐसे याद रख सकते हैं कुछ भी नेमोनिक बना के। ये देख सकते हो आप, एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो ओजोन है ये रही, देखो ओजोन लेयर, जो कि कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक। हु बिकेम द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट? हाँ जी, बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजय मंजेरकर जी, मिथुन मनास जी, अनिल कुंबले जी, राहुल द्रविड़। हाँ जी, ये जानने से पहले अगेन करेक्ट आंसर क्या है कि बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई क्या है बच्चे? एक क्रिकेट की बॉडी है, यानी कि क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल है। ठीक, ऐसे क्या करती है ये क्या करती है? हमारी जो इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ये काम करती है? उसका नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में एक बॉडी है। ये कब स्टैब्लिश की गई थी बच्चे? 1920
1928 में। कब? 1928 में। ऐसे ही क्या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई बॉडी है? हाँ जी है। कौन सी? आईसीसी। ठीक, आईसीसी। आईसीसी को कब फाउंड किया गया था बच्चे? 1909 में। कब? 1909 में आईसीसी को क्या किया गया था? फाउंड। और जो ये इंडिया में बॉडी है कौन सी? बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर किधर है बच्चे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है और इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर किधर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसका जो नया प्रेसिडेंट है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि जो बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट है वो कौन बने? ये बने हैं बच्चे मिथुन मन्हास जी। और इन्होंने किन को सक्सीड किया है बच्चे? रोजर बिनी को। किसको? रोजर बिनी। रोजर बिनी को क्या किया है? सक्सीड किया। किसने? मिथुन मन्हास जी ने। चलो जी, ये आप देख सकते हो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड फाउंड कब हुई थी? 1928 में। हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राम पंचायत वोन दी गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? हाँ जी, कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ये देखने से पहले हम देखेंगे कि ये अवार्ड है क्या। हाँ जी, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल इनोवेशन। किसके लिए? डिजिटल इनोवेशन के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, DARPG। तो इस किसके द्वारा दिया जाता है? DARPG की। जिसकी क्या फुल है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये किसको मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ पे है? डूले, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सिल्वर किसको मिला है? वेस्ट मजलीशपुर। कहाँ पे? ये त्रिपुरा में। और ज्यूरी अवार्ड किसको मिला है? पलसाना, गुजरात में। और सुअक्ति, उड़ीसा में। ये क्या मिले हैं? कुछ अवार्ड्स मिले हैं। कौन से? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 फॉर डिजिटल इनोवेशन। लेकिन गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी को, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्लियर? चलो जी, हाँ जी, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। The provision of the sixth schedule are provided under which article of the Constitution of India? यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है सिक्स्थ शेड्यूल का? कौन सा? सिक्स्थ शेड्यूल का। कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर जो कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड किया जाता है? हाँ जी, कौन से आर्टिकल के अंडर? ये जानने से पहले हम थोड़ा सा सिक्स्थ शेड्यूल देखते हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल है क्या और ये न्यूज में क्यों था। अभी न्यूज में ये सिक्स्थ शेड्यूल क्यों था, ये चीज देखते हैं। देखो जी, लद्दाख क्या है? लद्दाख ने अभी डिमांड की थी किसके लिए? सिक्स्थ शेड्यूल के लिए, कि हमें क्या करो? सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड करो। ऐसे ही डिमांड की थी। तो क्यों? क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है उस पर? 97% क्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन है। कहाँ पे? लद्दाख में। ऐसी लद्दाख ने इस वजह से क्या की थी? डिमांड की थी कि हमें क्या करो? सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर ऐड करो। तो पूछ लेंगे कि ये प्रोवाइड क्या करता है सिक्स्थ शेड्यूल? प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड आइडेंटिटी। अंडर विच आर्टिकल? 244(2). सिक्स्थ शेड्यूल अलाउ सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हाँ जी, ADCs क्या है? ये क्या करती हैं? लॉज बनाती है। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल कस्टम्स के लिए। ये क्या है? एक बॉडी है। कौन सी? ADCs। थ्रू ADCs के द्वारा क्या कुछ सिक्स्थ शेड्यूल के द्वारा लॉज बनाए जाएंगे सिक्स शेड्यूल के अंडर। तो लद्दाख ने इसके लिए क्या किया? डिमांड किया कि भाई मेरे को भी ऐड करो। इसकी वजह से आपको पता है प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। कहाँ पे? लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो अब क्या किया गया है? यानी कि कौन सा आर्टिकल है? 244(2) क्या करता है कि सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करो सिक्स शेड्यूल के अंडर जो स्टेट्स आती है किसके? ADCs, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और ADC क्या करती है? ये आपको बता दिया कि ये क्या करती है? लॉ ऑन लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड लोकल कस्टम्स के लिए। उसके बाद करंटली कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं जो इसमें कवर हो रही हैं। कौन सी कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये स्टेट्स क्या हैं? इसमें ऐड हो रही हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? ATM में पैसा, वैसे तो मनी होती है, मनी का मत करना क्योंकि अब मनी से क्या मणिपुर कर दोगे। असम, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, ME से मेघालय।
ठीक, ये 4 स्टेट्स ऑलरेडी 6 शेड्यूल के अंडर हैं और लद्दाख ने रिसेंटली क्या की है, डिमांड की है हमें इसमें ऐड करने के लिए। तो ऐसे ही 6 शेड्यूल के अंडर एक और आर्टिकल आता है, कौन सा? आर्टिकल 275(1। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड किसको? टू ट्राइबल एरियाज अंडर दी 6th शेड्यूल। आई होप आपको ये सब क्लियर होएगा। अब इसका एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं क्या था। इसका एग्जैक्ट आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बुक का ऑथर कौन है? हाँ जी, के वेणुगोपाल जी, फैली नरीमन और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी या कपिल सिब्बल जी। हाँ जी, इस बुक का ऑथर कौन है? ये देखो, ये कौन थे? हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, वो कौन है? यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी क्या है? इस बुक के ऑथर है, व्हाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। हमने 10 करंट अफेयर्स किए हैं, लेकिन 10 करंट अफेयर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।